हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे रूप से कर रहे होंगे और आपको इन प्रश्न सीरीज को हल करने के बाद एक आत्मविश्वास में वृद्धि हुआ होगा। तो हम लोग आज ये सीरीज की 11वां वीडियोस देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग अभी तक 150 प्रश्नों को देख चुके हैं और बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो भी थे, सीडीपी में थे, ईवीएस में थे, मैथ पेडागोगीज में थे या हिंदी के थे, तो उनमें हमने अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को भी समझा। और आने वाले दिनों में हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कौन कौन से अवस्थाएं हैं, बाल अवस्थाएं, पूर्व अवस्थाएं, शेषावस्था है, तो उन सभी अवस्थाओं को भी देखेंगे और एक वीडियोज़ में जितने भी सिद्धांत है बेंडूरा वेगेट्स्की, उन सबको भी देखने का प्रयास करेंगे। और मेरा एक और स्पेशल वीडियोज़ आप लोगों के लिए रहेगा ईवीएस का, एनसीईआरटीज़ का। जितने भी एनसीईआरटीज़ के बन सकते हैं प्रश्न, उनका जो भी मटेरियल्स की आवश्यकता होगी वो एक वीडियोज़ में हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो उस पे भी हम लोग आने वाले दिनों में वीडियोज़ बनाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे निरंतर हल कर रहे होंगे और वीडियोज़ के माध्यम से इसका लाभ भी प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है? करिकुलम कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल ऑफ टीचिंग? तो ये पूछ रहा है कि जो करिकुलम है यानी एनसीएफ 2005 जो हमने पिछले वीडियोज़ में देखेगा, उसी का जो कुछ प्रश्न बच गए थे उसको हम लोग इस वीडियोज़ में देख रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 में कौन से शिक्षण के चर में आता है यानी केंद्र में आता है। ठीक है, पहला है आश्रित, दूसरा है मध्यस्थ, तीसरा है स्वतंत्र और चौथा है सभी। तो हमने कल देखा था इस प्रश्न को, शायद ये रिपीटेड है लेकिन इसको दूसरे विधि से इस प्रश्न को दिया गया है। तो हमने कल देखा था कि मध्यस्थ विधि यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में मध्यस्थ का काम हो, जिससे वो एक दूसरे के परस्पर क्रियाओं से सीख सकें और नई नई विचारों को विकसित कर सके और पढ़ाई में रचनात्मकता ला सके। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करता है? ठीक है, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में है वो सिलेबस जो है उसके क्या संकेत है, उसके क्या आयाम है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया में, यानी वो मूल्यांकन करता है कि क्या क्या वो पढ़ा है, कितना पढ़ा है और कौन कौन से पोर्शन सिलेबस के पाठ्यचर्या के उसके बाकी हैं। ठीक है, दूसरा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाले पाठ्य वस्तु, यानी जो उसे मटेरियल्स मिले हैं, जो उसे क्लास नोट्स बुक मिले हैं, उनका वो कौन कितने कितने उसको कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तीसरा शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को समझना, यानी वो जो मटेरियल्स है, जो वर्ड है, उसको समझना। ठीक है, उसके जो सिलेबस का जो अंक, जो पाठ क्रियाएं हैं, कौन कौन से मेथड है, जैसे आप एजुकेशन मेथड में मान सकते हो कि चित्रों को उभार कर समझाना, नई नई परिदृश्यों को बनाना। जैसे आप मान लो कि ईवीएस का आप क्लास ले रहे हो, तो उसमें जो भी आस पास के पौधे हैं, वृक्षें जो भी हैं, तो उसके बारे में उसको जानकारी देना, उसे हूबहू दिखाना जो किताब में, उसमें बुक्स में दिए हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि उसके मन में जिज्ञासा आएगी और पढ़ने के प्रति रचनात्मकता आएगी। दूसरे हम कई चीज़ें अपनाते हैं, दृष्टि जो है देख नहीं पाते हैं या जो सुन नहीं पाते, उनके लिए अलग अलग विधियाँ के माध्यम से, अलग अलग विधियों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। और भी है, जैसे हम लोग अगर कोई सुन नहीं सकता है तो उसे चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो वो एक मेथड। और चौथा है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, यानी जो क्रिया हम करते हैं विद्यालय में, जो हम शुरू में प्रातः काल में प्रार्थना से लेकर और छुट्टी तक के जो भी क्रियाएं करते हैं वो शामिल है। तो आपको पता है कि जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या जो है एनसीएफ में, उसमें क्या होगा, पूरे जो होल है तो उसको आधार बनाकर सिलेबस को आधार बनाया गया, यानी जो भी कार्यक्रम उसके पूरे विद्यालय में होंगे, जो भी वो क्रियाएं करेगा, उसी को आधार मानकर इसका जो पाठ्यचर्या का जो टर्मिनोलॉजी उसका संकेत करता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तीसरा है एनसीएफ 2005 की अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को
डैश पर बल देना चाहिए। तो पहला है कि कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना, यानी जो वो सीखता है उसको एक्सटर्नल जो भी अफेयर्स हैं, जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, समूह है, परिवार है या उसके पीयर ग्रुप्स है जिसमें वो पढ़ाई करता है, दोस्त वगैरह, तो उसके साथ जोड़ना। दूसरा है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तीसरा है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमता को न्यूनतम करना, यानी जो समाज में विषम परिस्थितियां जैसे उत्पन्न होती है, जैसे भेदभाव का सामना करना, जाति या धर्म के आधार पे विभेदीकरण उसके मन में उत्पन्न होना, रंग के आधार पे उसके बाद अब हाइट्स के आधार पे, बहुत से जेंडर के आधार पे, महिला पुरुष के आधार पे न्यूनतम विषमता को करना। और चौथा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और जनाधार को बढ़ावा देना। यानी जो मानवीय मूल्य है, यानी जो मानव के प्रति जो दृष्टि हो वो सहानुभूति का दृष्टि हो, वो जो दृष्टि हो सहयोग का दृष्टि हो, उसको उसको बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या है कि एनसीएफ 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को डैश पर बल देना चाहिए। तो आपको पता है कि एनसीएफ 2005 की जो शिक्षण विधि है, जो पाठ्यचर्या उसमें निर्धारण किया गया, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो भी वो पढ़ाई जाए उसको बाहरी यानी एक्सटर्नल जो भी चीज़ें और उसके साथ अटैच करें, जिससे होगा कि बच्चों को क्लास के तो शिक्षा के उसको पता चलेगा ये अध्ययन के क्रम में, बट उसके अलावा उसे बाहरी दुनिया के भी बहुत सी चीज़ों को जानकारी मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो, हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर उसे पढ़ना है सीडीपी का, जैसे आप समझ लो मैथ पढ़ना है, तो मैथ में हो सकता है कि उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, तो हम उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसा आप नंबर्स मान लो, तो उसे अगर 1 2 3 सिखाना है तो उसे समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे वो कह सकते हैं कि एक राम है और एक श्याम है, तो बताओ कितने हुए, तो 1 + 1 2 हुए। अब अगर आप मान लो दूसरे क्षेत्र में, जैसे आप मान लो हिस्ट्री है, इतिहास है, तो उसे इतिहास समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसे क्या कर सकते हैं कि आपको मान लो बताना है कि मौर्य काल में क्या हुआ, मगध काल में क्या हुआ, मगध की क्या क्या चीज़ें थी, या आप मान लो मुग़ल काल में क्या हुआ। तो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो हम उसे क्या करेंगे कि चलो उसको ले जाते हैं, जैसे मुग़ल काल के मध्य जो भी मौर्य काल के, आप पटना ले आकर उसे कुम्हार का जो बांस का जो महल है उसे दिखा सकते हो, या दिल्ली ले जाकर हुमायूं का मकबरा, शाहजहाँ का किला, जो भी है। तो आप उस तरीके से उसको जोड़ कर, यानी बाहरी दुनिया से अगर आप उसे जोड़ते हो तो उससे क्या हो कि उसकी जो रुचि है वो उस सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति उसे कहीं ना कहीं और ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा और पढ़ने के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक की अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई है, यानी जो गणित की वर्तमान जो सिलेबस है उसको कौन सी अनुशंसा लिखी गई है। तो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा, 1986 की, 2006, तो आपको पता है कि एनसीएफ 2005 में इस बात को रखकर लिखा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। यानी जो पैटर्न है, जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, उसका जो आधार है, जो करिकुलम है, जो पढ़ाने की विधि जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो गणित की स्तर है, प्राथमिक स्तर पे जो हम पढ़ाते हैं, तो उसको किस तरीके से हम पहचान करते हैं, प्रश्न में ये पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, यानी कम्पिटिटिव लेवल का एनवायरनमेंट पैदा करता है, जिससे वो लगे कि नहीं, अगर राम ज़्यादा जान रहा है मैं, तो मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो अगर दोनों को हम कंपटीशन कराते हैं तो दोनों में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन का भाव आएगा और वो सीखने में चाहेंगे कि हम उससे ज़्यादा सीखें, उससे ज़्यादा सीखें। पहला ऑप्शन का अभिप्राय ये है। दूसरा ऑप्शन है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। सुडोकू गेम आप जानते हो कि उसमें नंबर्स दिए रहते हैं या कभी कभी पिक्टोरियल्स भी रहते हैं,
जिसमें वो समझाया जाता है कि एक फ़ोटो कैसे मैच करता है, या कभी लेटर्स भी रहते हैं, तो उसे सुडोकू गेम कहते हैं। तीसरा, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता यानी कॉग्निटिव को बढ़ावा देता है और सृजनात्मकता यानी इनकरेज संख्याओं तथा क्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। यानी जो मैथ की जो पाठचर्या है, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ है, जो संख्या क्रिया वो करता है या करती है, तो उसमें उसको इनकरेज करना यानी बढ़ावा देना। तो हमने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि हमेशा आप याद रखेंगे, जो भी पेडागोगी पोर्शंस होते हैं उसमें हमेशा अधिकतर जो प्रश्न के उत्तर होते हैं वो प्रोत्साहन वाला होता है। हमेशा शिक्षण जो है उसका जो केंद्र है वो बालक होता है, तो बालक को ही केंद्र में रखकर पढ़ाई जाती है। तो आप हमेशा रखेंगे कि जहाँ भी पॉजिटिव अप्रोच ज़्यादा लगे, ऑप्शंस में भी आप याद रखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो पॉजिटिव अप्रोच के आधार पे आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है। चौथा है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना। तो इसमें देखो, इसमें तो चौथा ऑप्शन में लगभग सेम ही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें जो एक्टिविटीज़ है उसमें उसकी मदद करना और उसके लिए प्रोत्साहन करना, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र है यानी कौन प्रतिभाशाली छात्र का लक्षण है? उनके निर्णयों में स्वतंत्रता, शिक्षक से स्वतंत्रता, प्रकृति में अंतर्मुखी, या उनकी आवश्यकताओं को गैर। तो आपको पता है कि जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है। और आपने हमेशा पढ़ा भी है कि अच्छी कार्यों को बढ़ावा देना ही शिक्षण विधि का मूल अर्थ है। ठीक है। आप भी जब अगर शिक्षक बनेंगे तो आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ड्यूटीज़ बनता है कि आप बच्चों को उसके अनुरूप क्रियाएं करने की अनुमति दें, जिससे उनमें सीखने की ललक बढ़े। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की शक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, समूह की गतिविधियाँ इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत है, यानी जो पीयर ग्रुप्स है, जो दोस्त हैं, उसके कौन सी गतिविधियाँ सबसे अच्छा स्रोत है? पहला है बच्चों के प्रदर्शन में सुधार और समाजीकरण के लिए। समाजीकरण का अर्थ आप जानते हैं कि समाज की जो प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, जो समाज क्रियाएं करता है, अगर नकारात्मक क्रिया करता है तो नकारात्मक, और सकारात्मक करता है तो सकारात्मक। ठीक है। बच्चों का प्रदर्शन बिगाड़ने के लिए ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट मेथड के माध्यम से भी ऑप्शंस को घटा सकते हैं और उत्तर होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो बी नहीं होगा, तो आप हमारे पास ए सी डी बचा। बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए ये भी नहीं होगा, डाइवर्ट अगर हम कर देंगे तो सीखेगा कैसे? उनके लिए एक निश्चित तरीके से प्रभावित, यहाँ पे दिया हुआ निश्चित, आप उसे सर्टेन नहीं कर सकते, आप उसे स्वतंत्रता देंगे, तो 3 ऑप्शंस तो ऐसे ही कट हो गए। तो बच्चों के जो सामूहिक गतिविधि है वो क्या करता है? प्रदर्शन में सुधार और समाजीकरण को प्रोत्साहन देने में मदद करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला है, ऑर्थोपेडिक रूप से बिगड़ा बच्चों को डैश हानि की संभावना है। पोलियोमाइलाइटिस, दूसरा है हिस्थीमिया, तीसरा है डिस्कैल्कुलिया, चौथा है डिसलेक्सिया। तो आप जैसा जानते हो कि ऑर्थोपेडिक जो होता है, तो ऑर्थोपेडिक्स का जो इलाज जो होता है वो बेसिकली होता है कि बच्चों में जैसे किसी के हाथ में हाथ का मुड़ जाना होता है, पैर सही से काम नहीं करना, तो वो होता है एक तरीके से मस्कुलर जो मसल्स होते हैं उसका सही तरीके से उसका विकास नहीं हो पाता है, समझे? तो उसी का ऑर्थोपेडिक में इलाज होता है। ठीक है। उसका ऑप्शंस है पोलियोमाइलाइटिस, यानी पोलियो से ग्रसित टाइप का जो बच्चा होता है उसमें नहीं होता। तो बिल्कुल ये जो ऑर्थोपेडिक्स इलाज है, आप देखते हो कि पोलियो का इंजेक्शन्स नहीं लगने से या पोलियो से जो संक्रमित होते हैं, अभी तो हम भारत पोलियो उन्मूलन है, यानी भारत में अभी पूरी तरीके से वो पोलियो ख़त्म हो चुका है। तो ये जो क्रियाएं होती है पोलियो माइलाइटिस की जो बीमारी होती है उसमें ऑर्थोपेडिक का इलाज होता है। ठीक है।
और इस ये जो है डिसलेक्सिया में आप जानते हो कि पढ़ने लिखने में जो परेशानी जो बच्चों को होती है। और अगला है डिस्थीमिया में होता है कि डिप्रेशंस का जो शिकार है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है। यानी विकलांगता में जो विशिष्ट यानी जो स्पेसिफिक जो लर्निंग का जो है वो कौन सा एग्जाम्पल है। पहला है मानसिक मंदता, दूसरा है डिसलेक्सिया। तो आपने अभी पढ़ा कि डिसलेक्सिया होता है पढ़ने लिखने में, तो ये तो होगा नहीं। तीसरा है अवधान न्यूनता हाइपर विकार, अटेंशन डिफिसिट विकार। चौथा है ऑटिज्म। एक सेकंड, क्या प्रश्न है, कौन सा एक विशिष्ट अधिगम, सॉरी ये इसमें दिया हुआ है अधिगम में विकलांगता, यानी सीखने में जो विकलांगता आती है, सीखने में जो दिक्कत आती है, तो वो बेसिकली होता है कि पढ़ने लिखने का ही बात हो रहा है। तो इसका हो जाएगा डिसलेक्सिया। अभी हमने पढ़ा कि जो पढ़ने लिखने में जो दिक्कत आती है उसको डिसलेक्सिया बीमारी का प्रभाव होता है। इसमें दिया हुआ मानसिक मंदता, आप जानते हैं कि मानसिक मंदता का अर्थ होता है कि मानसिक रूप से उसमें सही विकास नहीं होना, यानी सोचने की, समझने की, तर्क करने की, ये सब जो लक्षण होते हैं वो मानसिक मंदता में होता है, ठीक है। और एक और है अवधान न्यूनता हाइपर विकार, यानी इसका अर्थ है कि लोगों में जल्दी गुस्सा आ जाना, आप चिड़चिड़ापन जिसे कह सकते हो, तो उसका डेवलप होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमित रूप से वंचित बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। यानी जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करते हैं उनको रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए आप किस विधि से, किस माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे कि वो निरंतर स्कूल आएँ और अपनी कक्षाएं निरंतर वो अटेंड करें, ठीक है। तो वो पूछ रहा है। पहला, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये का भुगतान। देखो अगर आप 5 रुपये का भुगतान करते हो प्रतिदिन, तो इससे क्या होगा कि बच्चे को आप तो कुछ दिन बहला फुसला कर स्कूल बुला सकते हो, लेकिन आप उसमें रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाते हो। आप जो विकास उसमें देखना चाहते हो, आप जो चाहते हो कि रेगुलर आए, कक्षाएं आए, प्रतिदिन सीखे, वो उसमें डेवलप आप नहीं कर पाते हो। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा है आवासीय विद्यालय खोलना, यानी रेसिडेंटियल स्कूल के माध्यम से। तीसरा है बच्चों का स्कूल नहीं आने देना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध हो सकता है। बिल्कुल ही ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि बच्चों अगर स्कूल नहीं आते हैं तो वो कानूनी रूप से दंडनीय है। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपके पास बच गए बी और डी। अगला है स्कूल द्वारा नियोजित एक कक्षा कलेक्टर अपने घरों से बच्चों को रोज लाना चाहिए। अगर कोई अगर माता पिता या कोई भी जो कलेक्टर का अमर्थ है कि कोई संबंधी जो उसको डेली स्कूल से लाए, तो अगर उसे डेली लाते हैं तो आप जानते हो कि आप कितने दिनों तक उसे ला सकते हो। और यहाँ पे प्रश्न में बात हो रहा है कि उसे हैबिट बनाना है, प्रोत्साहन देना है। तो आप एक कर सकते हो कि अगर वो, अब देखो इसमें और भी ऑप्शंस होने चाहिए थे, बट अनसर्टेन इसमें 3 ऑप्शन होंगे नहीं, तो चौथा के साथ ही आपको बेसिकली जाना पड़ेगा। तो इसलिए उसका उत्तर होगा आवासीय विद्यालय। लेकिन हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसे प्रोत्साहन के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है कि उसके लिए कुछ रचनात्मक चीज़ें एकत्रित करना। आप एक तो कम्पिटिटिव माहौल बनाकर कर सकते हो, लेकिन ये अपर लेवल के बच्चों में ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए आप आस-पास में, जैसे आप स्कूल्स में खेल विधि का कार्यक्रम आदि निरंतर करवा सकते हो। वहाँ पे उसको उस वैसी चीज़ों को अवेलेबल करवाना जिसके प्रति उसका रुचि बढ़े। जैसे आप मान सकते हो कि वहाँ पे झूले लगा देना, फल फूल आदि लगा दे, सॉरी फूल के पेड़ लगा देना, और स्कूल्स में उसे जो भी उसे पसंद की चीज़ें हो उसकी अवेलेबल करवा देना। तो इससे क्या होगा कि उसमें जो प्रोत्साहन होगा स्कूल आने में। आप देखते हो कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सत्तू दिए जाते हैं, चॉकलेट्स दिए जाते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है। अभी आप देख रहे हो कि मिड डे मील जो चल रहा है, मध्याह्न योजना, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो क्या कर रहा है कि बच्चों को आकर्षित कर रहा है कि नहीं, अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें खाने को कुछ मिलेगा, कुछ चॉकलेट मिलेंगे। तो ये सब जो योजनाएं हैं ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है रचनात्मकता,
यानी क्रिएटिविटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमेशा प्रश्न हल करने के क्रम में एक चीज़ याद रखेंगे, सत्य और असत्य। इसी में क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि उन्हें सत्य का उत्तर देना था या असत्य का। तो आप पहले अंडरलाइन कर लेंगे, फिर ही ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है, बुद्धिमान बच्चे रचनात्मक हो सकते हैं लेकिन इसके विपरीत सही नहीं है। यानी जो बुद्धिमान है वो रचनात्मक हो सकते हैं लेकिन इसके उलट नहीं हो सकते, ठीक है। वर्सा इज नॉट करेक्ट। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन माइट बी क्रिएटिव बट द वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। यानी अगर कोई बच्चा बुद्धिमान है लेकिन उसका जो अपोजिट है, जो मंद बुद्धि है, वो नहीं हो सकता। तो बिल्कुल ये सही बात है। अगर कोई मंद बुद्धि है तो उसमें भी रचनात्मकता का भाव है, ये संभव नहीं है। ये हो सकता है उसका हम वैसी क्रियाएं करें जिससे वो आकर्षित हो, लेकिन ये संभावना 100% नहीं है कि वो उसके प्रति आकर्षण हो ही जाए। तो पहला तो सही ऑप्शन है। दूसरा है, व्यक्तिगत संबंधा में बहुत सामाजिक है, दे आर वेरी सोशल इन पर्सनल रिलेशन। देखो, रचनात्मक जो होता है, रचनात्मकता जो क्रिएटिविटी है, तो ये कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सोशल हो। आप अक्सर देखते होंगे क्रिएटिविटी जो बच्चे जिसमें होते हैं वो सामाजिक नहीं होते हैं। वो ज़्यादातर अपनी कार्यों से मतलब रखते हैं। उनकी एक अलग दुनिया है, जैसे खेलना और खेलने में रुचि, तो उसे सिर्फ उसी से मतलब है। समाज में क्या हो रहा है नहीं, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को बच्चे के पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन है तो उसके प्रति ज़्यादा समर्पित है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और ऑप्शंस है, वो जोखिम लेने वाले, उत्साही और अपने विचारों की खोज के लिए समर्पित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जो रचनात्मक होते हैं वो अपनी ही चीज़ों में रहते हैं। उन्हें बस वही चाहिए जो उन्हें पसंद है। तो ये सही है या कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। वो सोशल नहीं होते, वो अनसोशल होते हैं जिसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। वो सिर्फ अपनी कामों से मतलब रखते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन किसे छोड़कर सफल समावेश की आवश्यकता है। यानी इसका अर्थ है कि इसमें से जो नीचे जो दिया गया है प्रश्न, इसमें से किसे छोड़कर आप इंक्लूसिव यानी समावेशी चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी आवश्यकता है। पहला है क्षमता निर्माण। बिल्कुल, अगर समावेशी विकास होगा तो होता है, आपने समावेशी विकास पढ़ा होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, या इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे आप कहते हैं। तो क्षमता निर्माण अगर आप साथ में किसी चीज़ को करते हैं तो आपको क्या होता है कि डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और हमेशा एक चीज़ माना जाता है कि बच्चों में अच्छी जो वृद्धि या विकास उसके जो होता है सोशल इन्फ्लुएंसेस में या उसके आने वाले जीवन में, तो वो होता है डाइवर्सिटी। आप उसे जितना डाइवर्स रखोगे वो आने वाले दिनों में उतने अच्छा और सफल व्यक्ति बनकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो पहला है, दूसरा है संवेदीकरण, तीसरा है प्रीतिकरण और चौथा है माता पिता का समावेश। सफल समावेश की आवश्यकता किसे छोड़कर यहाँ पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि क्षमता निर्माण को तो छोड़ नहीं सकते, तो ये तो होगा सेंसिटाइजेशन, यानी संवेद, किसी के प्रति संवेद रखना, ठीक है, यानी उसके प्रति ज़्यादा अच्छा भावना रखना। तीसरा पृथ्वीकरण। देखो, पृथ्वीकरण क्या होता है कि सेग्रेशन, आप एक दूसरे को पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे से अलग हो रहे हो। तो ये इसका नहीं। माता पिता को तो समावेश बिल्कुल होता है। तो 3 होंगे, चौथा नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी जो डिफरेंट जो बच्चा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट कॉजेज क्या है। तो नीचे है ऑप्शन, उसके व्यवहार को नियंत्रित करना, उसके ग्रह में सुधार करना। यहाँ पे ग्रेड्स और ग्रेड्स हिंदी में ट्रांसलेशन अक्सर गलत होते हैं, आप याद भी रखेंगे। जहाँ पे हिंदी समझ में नहीं, प्लीज़ इंग्लिश देख लेना। जो उत्तर मान्य होगा वो इंग्लिश का ही होगा, हमेशा एग्जाम में ये याद रखना। तीसरा, उसके कौशल को बढ़ाना, उसकी पीड़ा को कम करना। देखो, पीड़ा को कम कर कर आप क्या हो रहे हैं कि उसके और चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, यानी उसके सीखने की जो क्षमता है उसको आप सीमित कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन होगा नहीं। तीसरा, उसके कौशल। बिल्कुल, अगर उसके कौशल पे हम ध्यान देते हैं, उसको अपनी क्रियाएं करने का अवसर देते हैं, उसके मन मुताबिक चीज़ों को करते हैं, तो उससे उसके बढ़ावा होगा। तो दूसरा तो होगा 100%। ग्रेड में सुधार करके क्या करोगे। अगर आप भी जानते हो कि मार्क्स का वैल्यू ज़्यादा नहीं है। नॉलेज विदाउट मार्क्स, सॉरी, नॉलेज विदाउट कथन मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। हाँ, कथन है कि नॉलेज विदाउट बिहेवियर, यानी आपके पास ज्ञान है लेकिन वो आपके बिहेवियर में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ग्रेड में कितना में मार्क्स ला लो, तो ये तो एक हो नहीं सकता। उसके व्यवहार को नहीं, अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो तो आप उसे चीज़ों सीखने का अवसर नहीं दे रहे हो। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उसके कौशल को बढ़ाना। अगला है,
प्रतिभि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षण विधियों को बढ़ावा देना चाहिए। अमूर्त साँच, यानी अमूर्त का मतलब होता है कि उसको चीज़ें करने की, समस्या सुलझाने का कौशल, तो दोनों होगा, दोनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। हमने अभी देखा समावेशी शिक्षा का क्या क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है सीखने को बाधाओं को उजागर करना और कम करना। कम करना तो होगा नहीं, आप हमेशा जानते हो समावेशी विकास का मतलब होता है कि उसको प्रोत्साहन देना, रचनात्मकता को वैल्यूज देना। पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और वातावरण को बदलने के लिए। बिल्कुल चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, उसे और बढ़ावा देना। उसकी जो शिक्षण विधि है, पाठ्यक्रम है, उसी में अगर उसको अच्छा लग रहा है, उसको उसी क्रियाएं करने में मदद मिल रही है, तो हम उसे कम क्यों करेंगे, उसे और बढ़ावा देंगे। दूसरा भी गलत है। तीसरा है समाज के विभिन्न समुदायों को स्थानीय संस्कृति और समझ लगातार बढ़ावा देना। बिल्कुल, क्या है क्वेश्चन, सॉरी। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है, ओह गॉड, नहीं, मैंने प्रश्न ही गलत पढ़ लिए थे पहले। सीखने को बाधाओं को उजागर करना, टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर टू लर्निंग। देखो, यही होता है ना, ट्रांसलेशंस में गलती के कारण कभी कभी ऑप्शन समझ में नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है जो सीखने में जो बैरियर्स है उसको कम करना। तो बिल्कुल, जो अगर आप जो समावेशी शिक्षा, उसका उद्देश्य ये है कि उसके जो लर्निंग्स में बाधाएं आ रही उसे दूर करना और उसे प्रोत्साहन देना जो वो सीखना चाह रहा है। तो सही ऑप्शन है, और हमने गलत मान लिया था ये ट्रांसलेशंस के कारण, सॉरी। दूसरा है टू चेंज एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड, करिकुलम एंड इन्वायरमेंट। दृष्टिकोण, व्यवहार, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और वातावरण को बदलने के लिए। प्रश्न क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरा है समाज के विभिन्न समुदायों को स्थानीय संस्कृति और सामग्री को लगातार बढ़ावा देना। तो ए और सी सही है, ठीक है, ए और सी सही है। तो इसका उत्तर तो ए सी नहीं दिया हुआ। दूसरा ऑप्शन मुझे समझ में उतना नहीं आ रहा है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, बट अगर दो सही है तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 4, ठीक है। तो इसको आप मान लो कि फर्स्ट ए और सी सही है। बी बदलने के लिए यहाँ पे कह रहा है, लेकिन ऑप्शन दिया नहीं हुआ, और इसमें ये भी प्रश्न में नहीं पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसलिए आप इसे मानकर चलेंगे कि चारों सही, तीनों सही मानकर ही चलो आप। जहाँ पे अगर आपको 2 ऑप्शंस के उत्तर मिल रहे हैं और एक का नहीं मिल रहा, अगर प्रश्न में उलट फेर आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमेशा अप्रोच रखेंगे कि एक से अधिक जो भी ऑप्शन सही है उसके अनुरूप ही उत्तर दें, ठीक है। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक शिक्षक को अपनी आवाज़ की पिच रखनी चाहिए। पिच का मतलब कि जो एक जो वॉल्यूम होता है, जो बोलने की शैली होती है, उसे। ऑप्शन है पर्याप्त, उच्च, निम्न, मध्य, कुछ समय और कुछ अधिक। देखो, अगर हाई एनफ यानी उसको उतना बोलना चाहिए कि जिससे वो बच्चे सुन सकें, उनको दिक्कतें नहीं आए कि वो कर रहे हैं तो उसमें कहीं कमी आ रही, वो सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। कम तो कम नहीं कर सकते, मध्यम भी नहीं रख सकते। अगर मध्यम रखोगे तो आप आगे वाले बीच वाले सुनेंगे बट पीछे वाले नहीं सुन सकते। कुछ समय और अधिक, इससे क्या होगा, कुछ समय कम और अधिक रखेंगे तो कुछ समय आगे वाले सुन लेंगे लेकिन कुछ समय पीछे वाले नहीं सुन पाएंगे। इसलिए कि हाई एनफ यानी आप उतना रखो कि जिससे सभी बच्चे आसानी से सुन सके, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अभी कितने बच्चे प्रश्न। अगला प्रश्न है, समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य है। यानी आप एक एजेंट के तौर पे जो प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उसका, सोसाइटीज़ का समाज के रूप में स्कूल का यानी एक आप सामाजिक, मान लीजिए कि आप एक समाज का अंग है और आप समाज के रूप में एक जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उसका क्या रोल हो सकता है। और समाज का आपने पहले देख चुका है पिछले प्रश्न में कि समाज का क्या क्या रोल्स हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है सामाजिक स्थिरता बनाए रखे। दूसरा है बच्चों में व्यावसायिक स्तर की पर्याप्त क्षमता का विकास करना। तीसरा है बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना। चौथा है बच्चों को उनके परिवेश की समझ प्रदान करना। तो आपको समाज का अर्थ पता है। समाज का अर्थ है कि सामाजिक जो भी चीज़ें हैं उसमें उसको स्टेबल करना, यानी सामाजिक गतिविधियाँ उसको सिखाना, सामाजिक जो प्रभाव है उसको, सकारात्मकता जो वैल्यूज़ हैं उसे बताना।
तो इसका होगा कि उसके जो परिवेश है उसकी समझ को ज़्यादा विकसित, यहाँ पे प्रश्न में स्कूल नहीं पूछ रहा, अगर स्कूल पूछता तो यहाँ पे उत्तर इसके हो जाते पर्याप्त क्षमता का विकास करना, यानी उसको अवसर देना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाता। लेकिन यहाँ प्रश्न में देख सकते हो साफ इंडिकेट कर रहा है एज ए सोशल, अब एक सोशल बॉडी के रूप में प्राइमरी स्कूल का क्या महत्व है। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का मतलब क्या है। हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि समाजीकरण का क्या क्या अर्थ है। सामाजिक हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना नहीं, हम समाज का पालन करने का मतलब हुआ कि उसके प्रति हर लॉ को मानना, ऐसा नहीं। समाज में एक समायोजन होना चाहिए जिससे उसके लचीलापन हो, जिससे वो अपने जो मन मुताबिक चीज़ें उसको भी बैठा सके और सामाजिक जो नियम है उसको भी फॉलो कर सके। आप बिल्कुल कठोर नहीं कर सकते, अगर कठोर कर दोगे तो समाज टूटने का भय ज़्यादा है। सामाजिक परिवेश में समायोजन, और बिल्कुल ये सही ऑप्शन है, तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। हमने पहले डिस्कस किया कक्षा में विदित का जश्न मनाना, यानी इसका अर्थ है कि कक्षा में अगर डाइवर्सिटी है तो उसका जश्न मनाना। हमने पहले देखा है कि डाइवर्सिटी जो होता है किसी बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जो भी बच्चा का बचपन डाइवर्सिटी में गुजरा है वो एक अच्छा सफल व्यक्ति ही बनकर आएगा, इसकी 99.9% चांसेस है। और जिसके जीवन में डाइवर्सिटी नहीं, उसके मन में संकोच रहते ही है। अगर आप मान लो कि आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो और वहाँ पे एज आप मुस्लिम हो तो आपको हिंदू स्टूडेंट नहीं मिले, आप अगर हिंदू हो आपको मुस्लिम नहीं मिले। आप मान लो कास्टिज्म में आप ब्राह्मण हो और कोई दलित है, कोई मुस्लिम्स में पठान है तो कोई मंसूरी है, तो इस हिसाब से अगर मान लो तो उससे अगर आप डाइवर्सिटी नहीं मिल पाया तो वो क्या हो, दूसरे सामाजिक जो चीज़ें उससे अछूत रह गए, माने वो दूसरों के बारे में जान नहीं सका, इससे वो प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सख्त प्रवेश, बिल्कुल नहीं, सख्त का तो है ही नहीं। तथ्यों को शामिल करना इंक्लूसिव एजुकेशन का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है। हाशिए के समूहों को शिक्षक में शामिल करना, यानी जो मार्जिनलाइज है, जो अभी ख़त्म हो चुके हैं, ऐसा बात नहीं। वहाँ पे कि डाइवर्सिटी रखना, सभी को एक साथ लेकर चलना, समावेशी शिक्षा का अर्थ यही होता है। तो आज हमने लगभग 20 प्रश्नों को देखा, और 20 प्रश्नों को देखने के साथ साथ हमने लगभग बहुत सारे अतिरिक्त कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास किया है। हो सकता है कहीं पे एक्सप्लेनेशन मेरे गलत भी हो गए होंगे, तो अगर आपको कहीं लगे कि एक्सप्लेनेशन मेरे से गलत हो गए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो हम अगले वीडियोज़ में उसको सुधारेंगे और क्या ऑप्शंस थे और क्या प्रश्न उनको भी समझने का मैं प्रयास करूँगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा दिन एग्ज़ाम के हैं नहीं, 3 मंथ से भी कम है। अगर आप अभी भी निरंतर नहीं होते हो तो 10 दिन में आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। वही लोग 10 दिन में कर सकते हैं जिनके सिलेबस कंप्लीट नहीं भी है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है। वही लोगों के लिए 1 हफ्ता और 10 दिनों के लिए एग्ज़ाम का पैटर्न है। अदरवाइज आपको कुछ नहीं आता, आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन किए हो लेकिन रट्टा विधि पे किए हो, बस पढ़े जा रहे हो, पीछे क्या पढ़े वो पता नहीं, आगे क्या पढ़ना कुछ पता नहीं, तो इस विधि से आप 1 हफ्ता में एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा, रेगुलर आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करते हो तो ही आप एग्ज़ाम में सफल होने के ज़्यादा करीब रहोगे। ठीक है, तो अगले वीडियोज़ में हम लोग फिर मिलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और लगभग 1000 से 2000 प्रश्न तो हल करेंगे ही हर हाल में, चाहे जो भी हो। मेरे भी बहुत बिजी शेड्यूल्स हैं, बस उसके बावजूद आप लोगों का एग्ज़ाम पास करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।